पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मेरा एक सवाल जो है वो जिसका क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया और जो आप लोगों की डिमांड है कि बेसिक पे के साथ डीए को मर्ज कर दिया जाए, तो ये क्या व्यवस्था है और अभी जो स्थिति है उसमें क्या है, आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। ये समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि बेसिक सैलरी अभी भी मिल रही है, सरकार 58% डीए भी दे रही है, तो अब ये मर्जर क्या कहते हैं? क्योंकि वेतन आयोग में जब वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू होती है तो डीए जो है वो रीसेट होकर 0 हो जाता है और फिर 6 महीने 1 साल के बाद सरकार की मर्जी के हिसाब से और महंगाई को देखते हुए वो फिर से शुरू होता है 0 से। तो आपकी जो डिमांड है उसमें क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हमारी डिमांड जो है वो 7वें वेतन आयोग ने माना, क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है, उस इन्फ्लेशन को मीट विद करना हर सरकारी कर्मचारी के बस से बाहर हो जाता है। उन्होंने बच्चों का लालन पालन करना है, उनका मकान लेके रखना है, उनको एजुकेशन देना है, बीमारी में अपनी फैमिली के मेंबरों का इलाज कराना है। तो ये जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इस वक्त महंगाई है, वो हर कर्मचारी के हाथ से बाहर की बात है। 70 रुपये किलो अगर दूध मिल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में चाय भी किसी को ऑफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस महंगाई से जूझते हुए 10 साल तक वेट करता है कर्मचारी, तो उसमें ये तय हुआ था हमारी मांग के ऊपर कि अगर 50% आपकी बेसिक से ज़्यादा डीए हो जाएगा तो आपकी डीए में अपनी बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वो आपकी बेसिक हो जाएगी, उसके ऊपर जो डीए बढ़ेगा उसके ऊपर डीए बढ़ेगा। तो अभी 58% डीए है, 50% को क्रॉस कर चुका है। तो ईमानदारी से सरकार को पिछले 7वें पे कमीशन की जो कैबिनेट का अप्रूव्ड डिसीजन है उसको लागू करें और हमारा डीए 50% मर्ज करके ही 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कंसिडर करें देने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 18,000 की जो मिनिमम सैलरी है उसमें 50% और 9,000 जुड़ कर वो बेसिक सैलरी जो है वो 27,000 रुपये हो जाए और प्लस उस पर जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ जो डीए 8% है वो ऐड होना शुरू हो जाए। यही मांग है। फार्मूला यही है। ये जो फार्मूला एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द लास्ट कैबिनेट इन 2016, यही सरकार थी, यही पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है। उसको बैक जाना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सरकार के लिए ठीक नहीं है और उसमें बेवजह रोष बनेगा, बेवजह सरकारी कर्मचारियों में रोष बन जाएगा। उस रोष को ट्रेड यूनियन किस हद तक तो कंट्रोल करती है, परंतु अगर अन्याय हो रहा है और ट्रेड यूनियन फिर कहे उनको कि आप बर्दाश्त करो, तो वो ट्रेड यूनियन को कोई लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रेड यूनियन की लीडरशिप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनके ड्यू राइट्स हैं, जो पेपरों के अंदर सरकार ने माने हैं और उस रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने अप्रूव करके लागू किया है, उससे बैक जाना इस सरकार के लिए मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये भी समझा जाए ना कि अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा और 18 की सैलरी जो है वो 54,000 हो गई, उस पर सरकार फिर से 58% का डीए लगाए? नहीं, 58% नहीं होगा, 50% तो मर्ज हो जाएगा। हमारी बेसिक जो है 27,000 हो जाएगी, 27,000 के ऊपर 8% डीए मिलेगा, उसके ऊपर 3% फिटमेंट लगाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली रीजनेबल 50,000 की बेसिक शुरू होनी चाहिए लोएस्ट एम्प्लॉय की, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आप लोगों ने जो सरकार के सामने जो रिप्रेजेंटेशन रखा है उसमें आप लोगों ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है? मैं क्योंकि एक देश के राष्ट्रीय मजदूर संगठन का महामंत्री हूँ, मेरी हर सेक्टर में यूनियन हमारे साथ एफिलिएट है। रेलवे में हम नंबर 1 है, पोर्ट एंड डॉक में नंबर 1 है, एयरलाइन में नंबर 1 है, रोडवेज में नंबर 1 है, कोल माइन में नंबर 1 है, और भी दूसरे संगठन हैं जो PSUs हैं, BHEL है, सेल है, उसमें सब में हिंद मजदूर सभा की यूनियन है। क्योंकि हिंद मजदूर सभा जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम जो रीजनल डिमांड है जो वर्कर को मिलनी चाहिए उसी की मांग करते हैं। कोई ऐसी मांग नहीं करते कि सरकार भी वित्तीय स्थिति उसकी बिगड़ जाए, परंतु 3% फिटमेंट फार्मूले से नीचे करेंगे तो फिर अशांति हो जाएगी और 3% फिटमेंट फार्मूले से करेंगे तो मेरे ख्याल ये लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग क्योंकि पुराने 5वें और 6ठे से बहुत ही निम्न स्तर पे गया था, 14% इंक्रीज हुआ था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी तो कोशिश रहेगी
कि वो 40% तक सैलरी इंक्रीज हो। तो एक जो चर्चा जो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस एमओएस फाइनेंस ने जो जानकारी ये दी है, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 2025-26 का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उसमें पे कमीशन के लिए अलग फंड्स के इंतज़ाम किए जाएंगे या अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि जब सिफारिशें आएंगी, जब वेतन आयोग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम फंड्स के बारे में बात करेंगे या फंड अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये संभावना बनती है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो पाएंगी? हमारे को वित्त मंत्री हर साल प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाती है, तो हमने ये मांग उनके सामने मुख्य तौर पर रखी है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है और वो लागू भी 1 जनवरी 2026 से होगा, तो इसी बजट में जब आप घोषणा करेंगी तो उसके लिए स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके उसको लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आप उसमें ईयरमार्क करेंगी, ऐसा हमने उनके सामने सुझाव रखा। और उम्मीद है कि सरकार को हमारी मांग से सहमति जताते हुए सरकारी कर्मचारियों की जायज़ मांग है उसको उनको समझना चाहिए, और वो समझ भी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो एक अनुमान जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का फ़ायदा देने में करीब 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति में है और देश की इकॉनमी इस स्थिति में है कि 3.5 लाख करोड़ जो है वो पे कमीशन पर खर्च किए जा सके? देखिए, अगर 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया जा सकता है, और ये तो देश का सरकारी कर्मचारी है, देश की सारी बनाई हुई नीतियों को लागू करता है, 24 घंटे देश को चलाता है, और उसका जायज़ 10 साल के बाद अगर वेज रिवीजन होता है तो उसके अंदर कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट होने का नतीजा गलत निकलता है। मेरा पास्ट बहुत एक्सपीरियंस है। मैं 3rd, 4th और 5th और 6th पे कमीशनों को मैंने देखा है, लड़ा हूँ, और उसके लिए संघर्ष भी किया है, उसके लिए कुर्बानी भी की है। उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अल्टीमेटली सरकार को अगर देश चलाना है तो सरकारी कर्मचारियों के जो ड्यू राइट हैं उनको मानना ही चाहिए। आपने कई बार अनरेस्ट शब्द का जिक्र किया, मतलब अनरेस्ट या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन इतना ही है ना? नहीं, जो औद्योगिक अशांति जो है ना वो काम रोकने तक भी जाती है, क्योंकि स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है ना वो वर्कर का फंडामेंटल राइट है। अगर वर्कर का मैं नहीं काम करना चाहता, रोष है, उसमें गुस्सा है, तो काम रोक सकता है। तो ऐसी पोजीशन क्यों आए? हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं ना, हम प्रवोक करते हैं कि आप कोई काम बंद करें, क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकासशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो अगर आप अननेसेसरी कोई स्मूथ वर्किंग चल रही है और जो ड्यू राइट है, अच्छी मांगे हैं उनकी, उनको मानने में कहीं आनाकानी करेंगे और नोइंगली अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आकर उसको अनरेस्ट करेगा, तो औद्योगिक अशांति जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है।